तो आज का अपना टॉपिक रहेगा भारत के वन्यजीव अभयारण्य। भारत के वन्यजीव अभयारण्य। और ये जो टॉपिक है ये भी सभी एग्जाम के लिए हाँ बिल्कुल रेट में आएगा माही, बिल्कुल रेट में, राजस्थान पुलिस में, पटवार में, सभी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल रेट में है। हाँ भारत के वन्यजीव अभयारण्य पढ़ेंगे अपन। और इसमें वन्यजीव जो है सबसे पहले देख लेते हैं वन्यजीव कहते किसको हैं। तो सबको पता होगा वनों में रहने वाले जीव, वनों में रहने वाले जीवों को वन्य जीव कहा जाता है। और वन्य जीव जो है ये वनों में निवास करते हैं, इसलिए यहां पर दो चीजें एक साथ चलेंगी, दोनों का इंपॉर्टेंट है, एक वन और दूसरा वन्य जीव। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वन होंगे तो उसमें वन्य जीव होंगे। क्वेश्चंस जो है ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद सभी के क्वेश्चन प्रश्नावली जो है वो बना करके मैं आपको एक साथ सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। हाँ तो वन्य जीव में वन्य जीव और वन दोनों एक साथ एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा वनों के बारे में। वन जो है वनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वनों को समवर्ती सूची में शामिल कर रखा है। वन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। वन जो है समवर्ती सूची का विषय है। पहला ही क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वन कौन सी सूची का विषय है, तो उत्तर होगा समवर्ती सूची। सबको पता होगा कि सूची जो है 3 है, जिसमें एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। हमारा जो संविधान है उसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब वे विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, या वे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, उनको समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, संघ सूची में शामिल किया गया है। वे कानून, वे नियम जिन से संबंधित यानी केंद्र सरकार नियम बनाती है, उसको संघ सूची में शामिल किया गया है। और वे विषय जिन पर राज्य सरकार जो है नियम बनाती है, उनको राज्य सूची में शामिल किया गया है। और केंद्र प्लस राज्य दोनों सरकारें मिलकर के नियम बनाती हैं, उस विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। दोनों के बारे में दोबारा से देखें एक बार। संघ सूची केंद्र सरकार, राज्य सूची राज्य सरकार और समवर्ती सूची केंद्र सरकार और राज्य दोनों सरकारें मिलकर के कानून बनाती हैं। अब इसमें वन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची? समवर्ती सूची। दोस्तों पहले बिल्कुल मोहित, पहले ये वन जो है राज्य सूची का विषय था।
पहले वन राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? याद रखें, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 में वनों को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। दोबारा से देखें, दोबारा से 42वें संविधान संशोधन 1976 में वनों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 1976 से पहले वन राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में वन समवर्ती सूची का विषय है। प्रश्न आता है एग्जाम में कि 1976 से पहले वन कौन सी सूची का विषय था? तो आंसर होगा राज्य सूची। 1976 के बाद वन कौन सी सूची का विषय है? तो आंसर होगा समवर्ती सूची। समवर्ती जो सूची है, समवर्ती सूची में शामिल जितने भी विषय हैं उन पर सरकार कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों सरकारों का है। इसलिए वनों से संबंधित जितने भी कानून हैं वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों सरकार जो है वो कानून बनाती हैं। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, वन कौन सी सूची का विषय है? तो आंसर होगा वर्तमान में समवर्ती सूची। सूची कौन सी होगी? समवर्ती सूची। इसलिए वनों से संबंधित पहली जो वन नीति है ये जारी की गई थी, पहली वन नीति जारी की गई थी 1894 में। केंद्र सरकार द्वारा पहली वन नीति जारी की गई थी 1894 में, लेकिन स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति और स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति जारी की गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति जारी की गई थी 1952। दोबारा से देखेंगे, केवल पहली वन नीति पूछ ली जाए तो 1894 में पहली वन नीति जारी की गई, पहला प्रयास किया गया था 1894 में, लेकिन स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति जारी की गई थी 1952 में। 1952 भारत के पहले वन मंत्री के.एम. मुंशी द्वारा दोबारा से देखेंगे, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब जारी की गई? तो 1952। भारत के पहले वन मंत्री के.एम. मुंशी द्वारा भारत की पहली वन नीति 1952 में जारी की गई थी। प्रश्न यहां यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले वन मंत्री कौन थे? तो आंसर होगा के.एम. मुंशी। ये भारत के पहले वन मंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत की
पहली वन नीति 1952 में जारी की? हाँ बिल्कुल, इसका पूरा नाम था कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। पूरा नाम इसका कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा जारी की गई। जबकि पहली, केवल इतना सा पूछ लिया जाए कि पहली वन नीति 1894 में अगर कहीं ऑप्शन में है तो सही 1894 में पहला प्रयास किया जा चुका था, उस टाइम पर, हाँ, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उसके बाद भारत की दूसरी वन नीति जारी की गई थी 1988 में। भारत की दूसरी वन नीति जारी की गई थी 1988। दोबारा से देखना है। पहली स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब जारी की गई? तो 1952। भारत की दूसरी वन नीति कब जारी की गई? तो 1988। और भारत की नवीनतम वन नीति, और नवीनतम वन नीति जारी की गई है 2016 में। 24 जून 2016, बिल्कुल 24 जून 2016 में जारी की गई है भारत की नवीनतम वन नीति, भारत की तीसरी वन नीति। स्वतंत्र भारत की पहली 1952, दूसरी 1988, नवीनतम वन नीति 2016। 3 वन नीति अब तक जारी की जा चुकी हैं और तीनों की तारीख हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। हाँ, अब बात करें राजस्थान की, मैं साथ में आपको बात बता देता हूं यहां पर राजस्थान की। दोस्तों, राजस्थान की नवीनतम वन नीति, राजस्थान में अब तक एक ही वन नीति जारी की गई है। नवीनतम वन नीति 2010 में राजस्थान में वन नीति लाई गई थी 2010। राजस्थान में वन नीति जारी की गई 2010, फरवरी 2010 में राजस्थान में वन नीति जारी की गई थी। तो स्पेशल अगर राजस्थान की पूछ ली जाए तो 2010, भारत की नवीनतम पूछ ली जाए तो 2016। दोस्तों, इसमें भारत की जो पहली वन नीति थी, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति 1952, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। हाँ, आगे जो पहली वन नीति 1952, इसमें एक प्रावधान किया गया और प्रावधान यह था और प्रावधान यह था कि किसी भी भूभाग के 33.33% भाग पर 33.33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं। और यह प्रश्न आता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी भी भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने आवश्यक हैं? तो आंसर होगा 33%, या आप इसको लिख सकते हो 1/3 भाग, या इसको आप लिख सकते हो 1/3 भाग। 3 तरीके से इसका आंसर हो सकता है, 33% या 1/3 भाग या 1/3 भाग पर वन होने आवश्यक है। अंशिका, ये भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य चल रहे हैं, भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ रहे हैं। हाँ, सभी, चाहे वो राजौरिया, चाहे वो राज्य हो या संपूर्ण देश, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, उसके 33% भाग पर वन होने आवश्यक है। संपूर्ण भारत की बात करोगे तो 33%,
और किसी राज्य की बात करोगे तो भी 33% भाग पर वन होने आवश्यक है। अब देखते हैं आगे। वनों को, वन और वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए वन्य जीव संरक्षण एक कानून पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण कानून पारित किया गया था 1972 में। वन्य जीव संरक्षण कानून पारित किया गया था 1972 में। इसमें वन्य जीवों को संरक्षण, सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कानून पारित किया गया था 1972 में। और इस वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 के द्वारा वन्य जीवों को संरक्षित किया गया और अभयारण्य और राष्ट्रीय वनों को, राष्ट्रीय उद्यानों को बढ़ावा दिया गया। 1972 के बाद में वन्य जीवों को संरक्षित किया गया, जबकि वन्य जीव की शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है। वन्य जीवों की शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया 1986 में। 1986 पूर्णतः प्रतिबंध 1986, वन्य जीव संरक्षण कानून 1972। इसी 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक कानून पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण कानून पारित किया गया और यह भी 1986 में। दोबारा से तीनों तारीख याद रखनी है। वन्य जीव संरक्षण कानून 1972, वन्य जीवों की शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध 1986, पर्यावरण संरक्षण कानून 1986। जल संरक्षण कानून पारित किया गया था 1974 में। 1974 जल संरक्षण कानून पारित किया गया 1974। शेरों को बचाने के लिए गिर शेर संरक्षण कानून पारित किया गया था 1972 में। 1972 ये साल याद रखें, ये साल हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। वन्य जीव संरक्षण कानून 1972, वन्य जीवों की शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध 1986, पर्यावरण संरक्षण कानून 1986, जल संरक्षण कानून 1974 और गिर शेर संरक्षण कानून 1972 में पारित किया गया। अब वन्य जीवों को बचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई। बाघ परियोजना 1972 नहीं, अरे मक्खन, बाघ परियोजना 1972 नहीं, बाघ परियोजना 1973 में। हाँ भी बता रहा हूं मैं सभी परियोजनाएं, एक बार इनका स्क्रीनशॉट लें आप। बाघ परियोजना, बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1973 में। बाघ परियोजना शुरू की गई 1 अप्रैल 1973। घड़ियाल परियोजना शुरू की गई थी
1975 में घड़ियाल परियोजना, 1975 गेंडा परियोजना, गेंडा को बढ़ावा देने के लिए गेंडा परियोजना शुरू की गई थी 1987 में, 1987। और हाथी परियोजना शुरू की गई थी 1992। हाथी परियोजना 1992। फिर से सभी साल याद रखनी है। बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973 में शुरू की गई। घड़ियाल परियोजना 1975 में शुरू की गई। गेंडा परियोजना 1987 में शुरू की गई। हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई। इनसे संबंधित वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित 2-3 दिवस भी आपको याद रखने हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर्यावरण दिवस बताएंगे कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून। 5 जून पर्यावरण दिवस 5 जून। हाँ बिल्कुल मक्खन, बिल्कुल सही उत्तर आपका 5 जून। हाँ धर्मपाल बिल्कुल 5 जून। नेकी बिल्कुल 5 जून, एकदम सही सभी का। 5 जून पर्यावरण दिवस। चलो तो फिर जल दिवस बताएंगे। जल दिवस, जल दिवस हाँ बिल्कुल मक्खन, बिल्कुल सही उत्तर आपका। बिल्कुल 22 मार्च, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस बताएंगे। पृथ्वी दिवस, और पृथ्वी दिवस यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल। और जैव विविधता दिवस बताएंगे। जैव विविधता दिवस, और ये 22 मई। बिल्कुल मोनिका ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है 22 मई। 22 मई। हाँ बिल्कुल, ये 3 दिवस आपको विशेषतः सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखने हैं। जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई। तीनों दिवस, तीनों क्या चारों दिवस सबसे ज्यादा। पर्यावरण दिवस 5 जून सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल मक्खन, बिल्कुल। वेब इसकी शॉर्टकट ट्रिक हो सकती है, वेब। W फॉर वाटर जल दिवस, E फॉर अर्थ पृथ्वी दिवस और B फॉर बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता दिवस। और ये सारे के सारे 22 मार्च, मतलब 22 तारीख को मनाए जाते हैं। मार्च से शुरू करेंगे। जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई। ये शॉर्टकट ट्रिक आप इसको याद कर सकते हो, भूलकर भी नहीं भूल पाओगे। बिल्कुल इसको याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। इन तीनों दिवसों को आप याद कर सकते हो, चाहकर भी नहीं भूल पाओगे अगर ये ट्रिक आपने याद कर ली तो। और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। हाँ, अब देखते हैं इससे आगे। तो वर्तमान
वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान समय में भारत में कुल अभयारण्य हैं। वर्तमान में भारत में कुल अभयारण्य 551 है। अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 551। वर्तमान में टोटल अभयारण्य है 551। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान, टोटल राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान में 104। बिल्कुल मोनिका मूड, बिल्कुल आपने सबसे पहले सही बात बताई है। राष्ट्रीय उद्यान 104, बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यान 104, कुल अभयारण्य 551। भारत में कुल जैव विविधता क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र बताएंगे टोटल कितने हैं जैव विविधता क्षेत्र? हाँ बिल्कुल मोनिका, बिल्कुल 18। रविंद्र 4 नहीं है, 18 बिल्कुल सही सबसे पहले बताया आपने, बिल्कुल 18। जैव विविधता क्षेत्रों की संख्या 18 है भारत में वर्तमान में। भारत में कुल सामुदायिक रिजर्व बताएंगे। भारत में कुल सामुदायिक रिजर्व कितने हैं? हाँ बिल्कुल 127। वेरी गुड, सबसे पहले बिल्कुल 127 इनकी संख्या वर्तमान में हो गई है। सोनी कुमार बिल्कुल 127 इनकी संख्या वर्तमान में हो गई है। 127 इनकी संख्या हो गई है वर्तमान में। कुल सामुदायिक रिजर्व हैं 127। भारत में कुल कंजर्वेशन जोन, भारत में कुल कंजर्वेशन जोन बताएंगे। कंजर्वेशन जोन कितने? कंजर्वेशन जोन टोटल भारत में नहीं दोस्तों, 21 नहीं है। भारत में कुल कंजर्वेशन जोनों की संख्या है 88। वर्तमान में भारत में कुल कंजर्वेशन जोनों की संख्या है 88। बिल्कुल टोटल भारत में कुल कंजर्वेशन जोन है 88 है पूरे भारत में। हाँ ये संरक्षित क्षेत्र होते हैं, संरक्षित क्षेत्र। भारत में कुल रामसर साइट क्षेत्र, रामसर साइट क्षेत्र वर्तमान में हाँ, बिल्कुल आर के चौधरी बिल्कुल 27। इनकी संख्या वर्तमान में 27 हो गई है और इनमें 10 और प्लस 10 को और नामांकित किया जा चुका है और इस प्रकार से इनकी संख्या 37 हो जाएगी। लेकिन वर्तमान में 37 को मान्यता प्राप्त नहीं है, वर्तमान में इनकी संख्या 27 ही है। 10 इसमें और जोड़ दिए जाएंगे अभी। बिल्कुल इनकी संख्या 37 हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में 27 या 10 केवल नामांकित किए गए हैं अभी तक, इनको मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई है। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो वर्तमान में इनकी संख्या 27 ही है। हाँ तो इनके बारे में एक बार ये दोबारा से दोहरा लेते हैं। भारत में कुल अभयारण्य 551, कुल राष्ट्रीय उद्यान 104, कुल जैव विविधता क्षेत्र 18, कुल सामुदायिक रिजर्व
127, कुल कंजर्वेशन जोन 88 और कुल रामसर साइट क्षेत्र में शामिल 27। और इस प्रकार से ये आंकड़े आपको याद रखने हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हो। शेष आगे अपन बात करेंगे। इनके अलावा भारत में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं 7 हैं। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं 7 अभ्यारण्य। कितने अभ्यारण्य होंगे? 7। बिल्कुल जगमाल सिंह, बिल्कुल 7। हाँ, 7 अभ्यारण्यों को या उद्यानों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत में कुल हॉट स्पॉट क्षेत्र, भारत में कुल हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं 3। हॉट स्पॉट क्षेत्रों की संख्या 3 है। हॉट स्पॉट कितने हैं? 3, बिल्कुल 3। भारत में कुल घड़ियाल परियोजना कितनी है बताएंगे? संजय एक गलत, मोनिका बिल्कुल सबसे पहले बताया आपने सही उत्तर 2। वर्तमान में भारत में कुल घड़ियाल परियोजनाओं की संख्या 2 है। 2 घड़ियाल परियोजना है। भारत में कुल बाघ परियोजना, टोटल बाघ परियोजना की संख्या वर्तमान में कितनी बाघ परियोजना है बताएंगे? अड़तालीस नहीं, उषा विश्नोई, इनकी संख्या 50 हो गई है। 48 पहले थी, वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 50। हाँ, 50 इनकी संख्या हो गई है वर्तमान में। हाँ, हॉट स्पॉट क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है इनके बारे में बताऊंगा आपको, डिटेल से समझाऊंगा। पहले एक बार केवल इनकी संख्या याद करनी है सबको। भारत में कुल हाथी परियोजना, टोटल भारत में हाथी परियोजनाओं की संख्या वर्तमान में 32। हाथी परियोजनाओं की संख्या वर्तमान में 32 है। 32 होगी इनकी संख्या। बिल्कुल सोनी कुमार, संजय बिल्कुल 32। भारत में कुल कछुआ परियोजना और कछुआ परियोजना की संख्या 1 है। 1 और ये उड़ीसा तट पर संचालित है। उड़ीसा तट पर एडिल टर्टल को बचाने के लिए विश्वजीत मोहंती के प्रयासों से शुरू की गई थी। ये बताएंगे इसके बारे में और भी डिटेल से। भारत में कुल सर्प उद्यान और भारत में टोटल सर्प उद्यानों की संख्या भी एक ही है। 1 सर्प उद्यान और ये कोटा में अपने राजस्थान में। बिल्कुल हॉट स्पॉट क्या होते हैं ये सारी चीजें बताएंगे आपको और इनका सबका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो।
स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हो। हाँ, अब देखते हैं आगे। अब इनको डिटेल से देख लेते हैं और डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं जैव विविधता क्षेत्र। जैव विविधता क्षेत्र जैव विविधता क्षेत्र। दोस्तों ये जो जैव विविधता क्षेत्र होते हैं इनको बायो रिजर्व भी कहा जाता है। बायो रिजर्व, इन्हीं को कहते हैं बायो रिजर्व एरिया। बायो रिजर्व एरिया इंग्लिश में कहते हैं इनको बायो रिजर्व एरिया। इन्हीं को कहा जाता है जैव मंडल नीचे, जैव मंडल नीचे, जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव विविधता क्षेत्र, बायो रिजर्व एरिया या जैव मंडल नीचे। और इनकी संख्या भारत में वर्तमान में कितनी है? 18, जो मैं आपको बता चुका हूं। भारत में टोटल जैव विविधता क्षेत्र, बायो रिजर्व एरिया या जैव मंडल नीचे 18 है। क्या होते हैं देखते हैं। दोस्तों ये जो जैव मंडल क्षेत्र होता है वह जंगल होता है जिसमें 3 बेल्ट होते हैं। इस जंगल में 3 बेल्ट निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार से 3 बेल्ट निर्धारित किए जाते हैं, 3 जोन निर्धारित किए जाते हैं। बाहरी जो जोन होता है नंबर 1 पर, जिसको कहा जाता है आउट जोन, आउट जोन या बाहरी क्षेत्र, आउट जोन। दूसरे नंबर पर होता है जिसको कहा जाता है बफर जोन, बफर जोन। और तीसरा जो जोन होता है उसको कहा जाता है कोर जोन। तो दोबारा से प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है, जैव विविधता क्षेत्र में कितने जोन निर्धारित किए जाते हैं? तो सीधा सा उत्तर होगा 3 जोन निर्धारित किए जाते हैं। कौन कौन से? आउट जोन, बफर जोन, कोर जोन। इस प्रकार से 3 पेटियां जंगल के अंदर 3 बेल्ट निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों जो बाहरी जोन होता है, जंगल के जो बाहर का एरिया होता है, बाहरी जो जोन होता है, उस बाहरी जोन में वन्यजीवों को देखने के लिए पर्यटक की अनुमति, प्लस में वहां पर मानव भी निवास कर सकता है। ये तीनों चीजें एक साथ विचरण करती हैं। वन्यजीव, जंगली जानवर, पर्यटक वहां जाते रहते हैं और मानव भी वहां पर निवास करता है, बाहरी जोन में, आउट जोन में। उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाते हैं तो घना जंगल आता है जिसको बफर जोन के नाम से जाना जाता है। और इस बफर जोन में वन्य जीव विचरण करते हैं, पर्यटकों को जाने की अनुमति प्राप्त होती है, लेकिन यहां से मानव बस्ती को वहां से हटा दिया जाता है, मानव बस्ती को वहां से हटा दिया जाता है, बाहर की तरफ आउट जोन में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। बिल्कुल रूपाराम, राम राम। कहां थे इतने दिनों तक? पहली बार क्लास में आए हो? काफी दिन से ढूंढ रहा था मैं आपको। बिल्कुल सभी को हाँ, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आगे। बफर जोन में वन्य जीवों के साथ में पर्यटक, वन्य जीवों के साथ में पर्यटक विचरण कर सकते हैं, लेकिन मानव को वहां से हटा दिया जाता है, बाहर की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोर जो जोन होता है, इसमें वन्य जीव, केवल और केवल वन्य जीव विचरण करते हैं। कोर जो जोन होता है, कोर जोन होता है जिसको कहते हैं कोर जोन,
एकदम घना जंगल होता है, एकदम घना जंगल होता है और उसमें केवल वन्य जीव विचरण करते हैं। यहां से पर्यटकों को भी यहां जाने की अनुमति नहीं होती, पर्यटकों को भी यहां जाने की अनुमति नहीं होती। दोस्तों, ये एकदम शांत क्षेत्र होता है जिसमें बिना किसी रोक टोक के वन्य जीव जो हैं वो आराम से विचरण करते रहते हैं। और ऐसी अगर कंडीशन की बात करें, ऐसी कंडीशन की अगर अपन बात करें दोस्तों, अपने राजस्थान में ऐसे इस प्रकार के जंगल में जोन निर्धारित नहीं है, इसलिए राजस्थान में एक भी जैव विविधता क्षेत्र नहीं है। भारत में टोटल 18 हैं। स्क्रीनशॉट आप इनका ले सकते हो। अब ये 18 जैव विविधता क्षेत्र या 18 बायो रिजर्व एरिया कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों, भारत में सबसे पहला जैव विविधता क्षेत्र है, सबसे पहला जैव विविधता क्षेत्र है नीलगिरी। नीलगिरी, नीलगिरी जैव विविधता क्षेत्र, नीलगिरी जैव विविधता क्षेत्र, ये भारत का पहला जैव विविधता क्षेत्र है जिसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1986 में स्थापित किया गया, बनाया गया था ये, इसको जैव विविधता का दर्जा प्रदान किया गया था 1986 में। और ये नीलगिरी जैव विविधता क्षेत्र जो है, ये अगर भारत के मानचित्र में देखा जाए तो ये नीलगिरी जैव विविधता क्षेत्र अपने दक्षिण भारत में विशेषतः 3 स्टेटों में, 3 राज्यों में है, ये यहां पर पड़ता है। नीलगिरी जैव विविधता क्षेत्र, ये है नीलगिरी जैव विविधता क्षेत्र। दोस्तों, इसका विस्तार तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, 3 राज्यों में इसका विस्तार फैला हुआ है। 3 राज्य, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि नीलगिरी जैव विविधता क्षेत्र का विस्तार किस राज्य में नहीं फैला हुआ है या किस राज्य में इसका विस्तार नहीं है। ऑप्शन तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो महाराष्ट्र में इसका विस्तार नहीं है, 3 स्टेटों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। ये सर्वाधिक इसका विस्तार जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में इसका विस्तार है। नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं उसमें यह जैव विविधता क्षेत्र है। सना मेघवंशी राजस्थान में मरुस्थल जैव विविधता वाला क्षेत्र नहीं है। नीलगिरी की पहाड़ियां वाला जो क्षेत्र है उस जंगल को रिजर्व का जैव विविधता क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है। 1986 में इसकी स्थापना की गई, इसलिए यह भारत का पहला या सबसे पुराना जैव विविधता क्षेत्र है। और यह प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, भारत का पहला या सबसे पुराना जैव विविधता क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर होगा नीलगिरी। और यहां सबसे ज्यादा जीवों की प्रजातियां, सर्वाधिक जैव विविधता, सबसे ज्यादा जीवों की प्रजातियां, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और प्रश्न यह भी आता है कि भारत में किस जैव विविधता क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो कौन सा होगा? नीलगिरी। नीलगिरी में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। और दोस्तों, इस नीलगिरी जैव विविधता क्षेत्र का जो कोर जोन है वो केरल में है। इसका कोर जोन कहां पर है? केरल में। और केरल की साइलेंट वैली, और ये साइलेंट वैली जिसको हिंदी में कहते हैं शांत घाटी, और ये पड़ती है किसमें? केरल में। केरल की साइलेंट वैली या केरल की शांत घाटी जो है ये नीलगिरी जैव विविधता क्षेत्र का कोर जोन है। बिल्कुल
बिल्कुल मक्खन, साइलेंट वैली, शांत घाटी। और प्रश्न यहां से इस प्रकार से आता है, प्रश्न आता है कि साइलेंट वैली या शांत घाटी किस जैव विविधता क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सा जैव विविधता क्षेत्र होगा? नीलगिरी जैव विविधता क्षेत्र। बिल्कुल, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी उत्तराखंड में, और साइलेंट वैली या शांत घाटी केरल में। हाँ, केरल में। तो यह था भारत का पहला जैव विविधता क्षेत्र, भारत का पहला जैव विविधता क्षेत्र। हरि नागौरी, बिल्कुल ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं वही मैं यहां पे सबसे ज्यादा करवा रहा हूं आपको। एक एक एग्जाम के क्वेश्चन, एक एक एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूं, हर एक एग्जाम के। बिल्कुल राजौरिया, नाइस, थैंक यू आपको। बिल्कुल संजय, सबसे नया अभी अपन पढ़ेंगे एमपी में, यह सबसे पुराना है। सचिन लिखते हैं, गुरुजी मस्त पढ़ाते हो। बिल्कुल सचिन, आपको अच्छा लगा इसके लिए थैंक यू। बिल्कुल, सभी स्टूडेंट बड़े ध्यान से पढ़ते हो, इसलिए मैं अच्छा पढ़ा लेता हूं। अब इससे आगे के जो जैव विविधता क्षेत्र हैं, ये लगातार अभी अगली क्लास में आपको करवा रहा हूं।